उनकी टाइप ऑफ रिएक्शन जो है। प्रीवियस लेक्चर बच्चों अपने फिजिकल प्रॉपर्टी पे किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं उनकी और रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स के बारे में डिस्कशन किया था। जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर, क्योंकि इसमें जैसा आप ऑर्गेनिक में क्या सीक्वेंस में देखोगे, चैप्टर का मीनिंग ये था सीक्वेंस में वीडियो देखते रहिए। जिन्होंने पहले प्रीवियस वीडियो वॉच कर लीजिए, फिर ये वाला वीडियो वॉच करिएगा। और इसमें आप जब वॉच करेंगे बच्चों, तो अब प्रीवियस जो था वहाँ पे हमने लास्ट जो क्वेश्चन किया था जेई नीट का एक पैटर्न था उसमें, जिसमें बेंजल्डिहाइड को अपन ने कंपेयर किया था एक एलिफेटिक के साथ में कि वो कितना कम रिएक्टिव रहेगा बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। ये हमने डिस्कस किया था। अब हम एग्जांपल्स देंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस के। तो सबसे पहले तो केमिकल प्रॉपर्टी में एंटर हो गए थे अपन प्रीवियस वीडियो के अंदर, और मैकेनिज्म कंप्लीट विद ज्योमेट्री कैसे चेंज है वो आपने प्रीवियस वीडियो के अंदर देख ली। अब मैं डायरेक्ट रिएक्शन स्टार्ट करूंगा, ठीक है। और उस रिएक्शन में जो भी पैटर्न को एमसीक्यू पैटर्न के क्वेश्चंस बनेंगे वो आपको साथ में बता दी जाएंगे, और प्रीवियस में कैसे क्वेश्चंस आए वो आपको एक पैटर्न बता दिया जाएगा। ओके, तो केमिकल प्रॉपर्टीज अपन कंटिन्यू करते हैं। तो हेडिंग लिख दीजिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड कीटोन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, केमिकल रिएक्शंस भी कह सकते हैं, दोनों सिनोनिम से। आप चाहें तो केमिकल रिएक्शंस या केमिकल प्रॉपर्टी दोनों ही कह सकते हैं। केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। जब हम कार्बोनाइल कंपाउंड लिखते हैं इसका क्या मतलब होता है? एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ, एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ, यानी कि हम उसमें एल्डिहाइड की रिएक्शंस भी देख रहे हैं और कीटोन की रिएक्शंस भी देख रहे हैं, दोनों रिएक्शंस उसमें इंक्लूड करेंगे। तो ये हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड होगा, ठीक है, दोनों। दूसरी चीज, जो एल्डिहाइड कीटोन्स है वो किस टाइप की रिएक्शंस देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे इसके ऊपर अगर अपन क्वेश्चन बनाए एमसीक्यू, तो एमसीक्यू क्वेश्चन मान लो कंपटीशन में आता है, तो आपसे कोई ऐसे कंपाउंड दिया जाएगा, ठीक है, और कंपाउंड में ऐसे लिख के दे देंगे जैसे एसिड, क्वेश्चन बना रहे हैं एसिड एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड गिव्स which type of रिएक्शन, कौन सी टाइप की रिएक्शन देगा अगर आपका एसिड एल्डिहाइड है? तो which type of reaction is given by एसिड एल्डिहाइड। अगर ऑप्शन देखेंगे इसके अंदर, तो ऑप्शन ए लिखा होगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ऑप्शन बी न्यूक्लियोफिलिक, NU माइनस का मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एंड ऑप्शन डी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हमारे पास ऑप्शन। यस, अब वीडियो पॉज करके सोचिए आप अपना क्या आंसर हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमको कैटेगरी ऑफ रिएक्शन का पक्का आइडिया होना चाहिए। अब ये कैटेगरी ऑफ रिएक्शन कैसे पता लगती है? तो कैटेगरी ऑफ रिएक्शन जो होती है वो रिएक्टेंट पे बेस्ड होती है। किस पे बेस्ड होती है? हमेशा रिएक्टेंट पे बेस्ड होती है। और रिएक्टेंट को पक्का याद रखिए बच्चों, मेजर 3 कैटेगरीज होती है। कौन सी? ये याद रखना है, मेजर 3 कैटेगरीज अपन लेते हैं टाइप ऑफ, क्योंकि जो रिएक्टेंट होता है वो केमिस्ट्री में हमेशा टाइप ऑफ रिएक्शन डिसाइड करता है। क्या डिसाइड करता है? टाइप ऑफ रिएक्शन। जैसे एक तो एडिशन रिएक्शंस होती है ना, एक आपकी होती है उसको अपन बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो सेकंड हमारी हो जाएगी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो मेजर रिएक्शन उसकी अपन बात कर रहे हैं, और एक आपका एलिमिनेशन रिएक्शंस हो जाएगी जब आपको डबल बॉन्ड क्रिएट, और एक अरेंजमेंट है ना, रीअरेंजमेंट जिसको बोलते हैं। तो इसमें मोस्टली जो काम आती है आपकी बेसिकली मैक्सिमम रिएक्शन एडिशन और सब्स्टिट्यूशंस पे होती है। इनमें हमें कैटेगरी पता होगा तो हमारे इस तरह के जो एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे वो बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। एडिशन का मतलब होता है कि सबसे पहले जो हमको कंपाउंड दे रखा होता है उसमें बॉन्ड देखना,
एडिशन तभी हो सकता है जब पाई बॉन्ड, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन तभी हो सकता है जब सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्डेड रिएक्टेंट होना चाहिए, या जो पार्टिसिपेट करता वो बॉन्ड सिंगल बॉन्डेड होना। इसमें तो हम एलिमिनेशन में तो हमने जो पढ़ते हैं अलग से अल्फा बीटा एलिमिनेशन कहलाते हैं ना, तो ये अब अपन आगे बढ़ते हैं अल्फा बीटा एलिमिनेशन। यस, तो पाई, तो एडिशन रिएक्शन कब होगी? जब पाई बॉन्ड होगा। और ये जो पाई बॉन्ड है ये दो कैटेगरी में होता है पाई बॉन्ड। कौन कौन सा? द पाई बॉन्ड कैन सी डबल बॉन्ड सी पाई बॉन्ड, इनकी कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, चाहे वो साइक्लिक भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिएक्टिविटी का सिर्फ डिफरेंस होता है। तो ये कहलाता है कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड। और कार्बन कार्बन में जो पाई बॉन्ड होता है नॉन पोलर होता है। कैसा होता है? नॉन पोलर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम होती है। जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम होती तो इसमें पोल क्रिएट नहीं होंगे, तो वो आपका कैसा कहलाएगा? नॉन पोलर। और इसी में स्टूडेंट्स अपोजिट में जाएंगे तो जैसे कीटोन है, जैसे एल्डिहाइड है, जैसे साइनाइड्स है, जैसे थायोकीटोन, सल्फर आप तो उसको बोलते हैं थायोकीटोन। तो इनमें देखो, इनमें भी पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, लेकिन ये जो पाई बॉन्ड प्रेजेंट है स्टूडेंट्स वो आपका कार्बन और हेटेरो एटम के बीच में। तो अगर कार्बन के फ्रंट पे ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन ये आते हैं तो इसको बोलते हैं द पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन बिटवीन हेटेरो एटम, पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन बिटवीन हेटेरो एटम विद कार्बन। तो ये दूसरी कैटेगरी होगी। अब ध्यान से देखिए, एडिशन रिएक्शंस के अंदर अगर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तब हमेशा बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन आंसर राइट होगा। कौन सा राइट होगा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अब अपना ऑप्शन देखते जाइए आप कौन सा इसमें परफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका कौन सा फंक्शनल ग्रुप से मैच हो रहा है वो आपका आंसर होगा, ठीक है। और दूसरा वाला जो कार्ब, इसमें हमेशा याद रखना न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कैटेगरी आएगी। कौन सी आएगी? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कैटेगरीज आएगी। तो देखो आपका इसमें आंसर आ गया है, आप ऑलरेडी अगर कौन सा आंसर राइट हुआ तो देखो जो पाई बॉन्ड प्रेजेंट है वो आपका CHO ग्रुप है, यानी कि हेटेरो एटम्स के बीच में, यानी कि ये वाला ऑप्शन राइट होगा। तो ये साइक्लिक भी हो तो भी आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हमने इसमें साइक्लोकीटोन ले लिया या साइक्लोकार्बेल्डिहाइड कोई भी कंपाउंड ले लिया तो भी वो इसीलिए करेक्ट ऑप्शन अब आप देखेंगे तो होप शो आपने ऑप्शन चूज कर लिया होगा बच्चों इसमें से। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट हुआ? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, यानी कि बी ऑप्शन राइट हुआ। इसीलिए इस तरह की कम से कम या 2 या 3 क्वेश्चन कॉम्पिटिशन्स के अंदर या एमसीक्यू पैटर्न जहां भी एग्जाम होता है पक्का आता है उसके अंदर, तो उसमें कैटेगरी ऑफ रिएक्शन जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ये आइडेंटिफाई आपको करना आना ही चाहिए स्टूडेंट। एक तो ये हो गया, ठीक है। तो एडिशन में याद रह जाएगा कोई भी कार्बन कार्बन वाले इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कैटेगरी आंसर राइट होगा। कार्बन और अदर को क्या बोलते हैं? हेटेरो एटम। क्या बोलते हैं? कार्बन के अलावा कोई भी हो तो उसको क्या बोलते हैं? हेटेरो एटम। और मल्टी बॉन्ड बनाने वाले 3 ही हेटेरो एटम होते हैं जो कार्बन के साथ में बॉन्डिंग कर सकते हैं, मतलब साइकिल फॉर्म में या ओपन चेन में। वो ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन। कौन से होंगे? ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन होंगे। तो ये अब ये कैटेगरी एडिशन वाला पार्ट अपन हटा देते हैं क्योंकि ये आपको इसमें आइडिया हो गया कौन सी कैटेगरी आंसर राइट होगा। इसी तरह से सब्स्टिट्यूशंस का मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं इसके अंदर। सब्स्टिट्यूशंस में बच्चों इस तरह से ध्यान देना कि जो सब्स्टिट्यूशंस होगा उसके अंदर भी 2 कैटेगरी मेन है। वैसे फ्री रेडिकल को अपन अलग से लिख देंगे, वो एक्सेप्शनली बहुत यूवी रेडिएशन की प्रेजेंस में। तो इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आएगा और दूसरा जो आपके पास में आएगा वो आएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन वर्ड की जो सबसे इंपल्स कंडीशंस है वो है सिग्मा बॉन्ड। कौन सा होना चाहिए? सिग्मा बॉन्ड। अब देखो बहुत इजी ट्रिक है इसको आइडेंटिफाई करने की, है ना। तो अब मान लीजिए सपोज स्टूडेंट्स यहां पे अपन को एरोमेटिक कंपाउंड दे देते, जैसे सपोज इसी क्वेश्चन के ऊपर अपन थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते और यहां पे लिख देते बेंज एल्डिहाइड। क्या लिख देते हैं? बेंज एल्डिहाइड गिव्स व्हिच टाइप ऑफ रिएक्शन। अगर हमने रिएक्टेंट में बेंज एल्डिहाइड ले लिया तो अब ऑप्शन कौन सा राइट होगा ये अपन को सोचना है, ठीक है। अब ऑप्शन क्या राइट होगा? देखो यहां पे कैटेगरीज, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन दे सकता है? सिर्फ एरोमेटिक एंड इट्स डेरिवेटिव। ये पक्का याद कर लो, कौन दे सकता है? सिर्फ एरोमेटिक एंड
एरोमेटिक एंड इट्स डेरिवेटिव्स, एरोमेटिक एंड इट्स डेरिवेटिव्स। अब देखो बच्चों, एरोमेटिक एंड इट्स डेरिवेटिव को सबको रटने की जरूरत नहीं है, वैसे भी आपको आईयूपीएसी पता है तो आपको फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट पता ही है। तो एक तो बेंजीन, क्योंकि बेंजीन जो होती है वो अपना हाइड्रोजन रिप्लेस देती है, सिग्मा बॉन्ड तो हो ही गया, तो देखो सिग्मा बॉन्ड आ गया, सिंगल बॉन्ड। सब्स्टिट्यूशन कहां होता है? सिंगल बॉन्ड। इसका पहला लेटर एस है तो याद रख लो सिंगल बॉन्ड। मल्टी बॉन्ड, पाई बॉन्ड जब भी होता तब एडिशन होता है, सिंगल बॉन्ड होता तब सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन में सिर्फ रिएक्टेंट और इसके साथ में रिएक्शन करने वाला कौन होता है? रिएजेंट। इनके बीच में एक्सचेंज होता है कोई भी चीज का, इलेक्ट्रोफाइल एक्सचेंज हो सकता है दोनों के बीच में, और दोनों के बीच में आपका न्यूक्लियोफाइल एक्सचेंज हो सकता है ना, और इस एक्सचेंज को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशंस। क्या बोलते हैं? द एक्सचेंज ऑफ न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल इन बिटवीन रिएक्टेंट एंड रिएजेंट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशंस। क्या बोलेंगे इसको? सब्स्टिट्यूशंस बोलेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन का बहुत कॉमन मीनिंग है एक्सचेंज। जैसे आप कहीं मान लो बाइक वगैरह, पुरानी बाइक और नई बाइक को एक्सचेंज करते, तो ये क्या सब्स्टिट्यूशन है, सेम कंपनी का। इसीलिए सब इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है बच्चों सब्स्टिट्यूशंस के अंदर, कि आपका इलेक्ट्रोफाइल है तो दोनों ही रिएक्टेंट और रिएजेंट बहुत टैलेंटेड है, अगर आपने उसको इलेक्ट्रोफाइल दिया तो वो भी आपको इलेक्ट्रोफाइल देगा। ठीक उसी तरह जैसे आपके किसी फ्रेंड के बर्थडे में आपने मान ली उसको छोटा गिफ्ट दिया, तो सामने वाला फ्रेंड भी जब आपका बर्थडे आएगा तो वो कहेगा अच्छा मेरा छोटा गिफ्ट दिया, मैं भी बहुत छोटा गिफ्ट दूंगा। तो इस तरह से एक्सचेंज हमेशा इक्वल होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल से एक्सचेंज हो जाएगा, सेम चीज एक्सचेंज होती हमेशा। इसीलिए इसमें याद रखने वाली बात है, अगर एरोमेटिक का कोई भी कार्बन हमको हमेशा H+ ही देगा, क्योंकि बाकी तो रेजोनेंस होती है, और बेंजीन में अगर रेजोनेंस है तो जो एडिशन रिएक्शन तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, कई बार अपन ऐसा सोचते हैं कि पाई में जो बेंजीन है उसमें तो 3 पाई बॉन्ड है, ये एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं देती जैसे एल्कीन वगैरह देती? नो, क्योंकि इसमें जो रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन का कंटिन्यू डीलोकलाइजेशन होता है, और इस डीलोकलाइजेशन ठीक उसी तरह से होता है जैसे आपका फैन अगर कंटिन्यू चल रहा हो तो आप ये कह ही नहीं सकते उसके अंदर कि फैन के अंदर 3 ब्लेड है। ओके, तो रेजोनेंस इसी तरह से है कि जैसे आप उसको कंटिन्यू रिप्लेसिंग होती है तो वो पाई बॉन्ड जैसा रहता ही नहीं है। इसीलिए एरोमेटिक जो तो कभी भी आपकी एडिशन रिएक्शन ऑप्शन राइट नहीं होगा, ये ध्यान रखना। और ये क्या देगा? सिर्फ H+, और H+ क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल। और रिएजेंट के साथ वापस, जैसे मान लो सपोज आपने बेंजीन का नाइट्रेशन कराया, क्या कराया? नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन किसके साथ होता है? HNO3 के साथ, तो NO2, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एक्सचेंज हो गया। अब मान लीजिए बेंजीन के डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का मतलब समझ गए, पहले से कोई ग्रुप प्रेजेंट हो Z की फॉर्म में, वो Z क्या हो सकता है? 2 टेबलें पढ़ी आपने आईयूपीएसी में, टेबल 1 एंड टेबल 2। टेबल 1 क्या होती है? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, मिथाइल, मिथॉक्सी, फिनाइल, फिनॉक्सी। तो इनमें से कोई भी प्लेस कर सकते हैं, फिनाइल, नाइट्रो। और आपने और पढ़ी मेन फंक्शनल ग्रुप टेबल, है ना? तो मेन फंक्शनल ग्रुप टेबल में क्या क्या आया था? कार्बोऑक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, SO3H, OHN। तो ये सारे Z ये कहलाएंगे बेंजीन डेरिवेटिव्स। क्या बनेंगे ये सब? बेंजीन डेरिवेटिव्स बनेंगे। तो ये सब मिलके एरोमेटिक एंड इट्स फैमिली कौन सी रिएक्शन देती है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्योंकि जब कोई Z पहले से प्रेजेंट होगा तो हमेशा ओम प्रकाश पोजीशन काम आएगी, ऑर्थो मेटा पैरा। तो इसीलिए ऑर्थो मेटा पैरा होगा, तो वो अलग इश्यू होगा ऑर्थो मेटा पैरा, लेकिन वहां पे भी निकलेगा तो आपका हाइड्रोजन ही एज ए इलेक्ट्रोफाइल हमेशा। तो बेंजीन चाहे खुद H+ को रिलीज करे या बेंजीन का डेरिवेटिव ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन से H+ रिलीज करे, ये दोनों ही केस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। इसीलिए आज के बाद परमानेंट याद रख लीजिए बच्चों कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो सिर्फ बेंजीन और इट्स फैमिली दे सकती है। इसीलिए जैसे ही आपको किसी एमसीक्यू क्वेश्चंस के अंदर बच्चों, जैसे ही आपको किसी एमसीक्यू क्वेश्चंस के अंदर डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, वह एमसीक्यू क्वेश्चंस जो है वो आपका इसमें बेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चर कैसा होगा? बेंजीन पे कौन सा ग्रुप आ जाना चाहिए बच्चों? CHO। तो ये देखो एरोमेटिक आ गया। ठीक है, एरोमेटिक आते ही आप कौन सी कैटेगरी, क्योंकि एरोमेटिक हमेशा आपको H देंगे, यहां Z पहले से प्रेजेंट है, तो जो भी ऑर्थो मेटा पैरा, जैसे मल्टी बॉन्ड का मेटा होगा, सिंगल बॉन्ड है तो ऑर्थो पैरा होगा, वो अपन आगे रेजोनेंस में अलग से। तो ये आंसर, इसका मतलब ये भी, तो बेंजीन डेरिवेटिव हो चाहे बेंजीन खुद हो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगी। क्या देगी?
इसीलिए अब आप ऑप्शन चूज करिए, बेंजल्डिहाइड गिव्स विच टाइप ऑफ रिएक्शन, बेंजल्डिहाइड इसमें से कौन सी कैटेगरी की रिएक्शन देगा, तो अब ऑप्शन क्या राइट होगा? यस, जल्दी चूज करिए वीडियो पॉज करके। यस, क्या ऑप्शन राइट होगा? दिस वन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। बच्चों मैंने अभी सिखाया आपको, देखो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यस, द ऑप्शन सी इज करेक्ट, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एरोमेटिक जब भी होगा तो आंसर हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आएगा। ठीक है, अब इसी तरह से मान लीजिए इसी में थर्ड क्वेश्चन अपन लिख देते हैं एसीटोफेनॉन। कौन सा? दो क्वेश्चन करते हैं अलग अलग, एक क्वेश्चन तो करते हैं बच्चों एसीटोन का, कौन सा, या ऐसा करना साइक्लो लेते ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। जैसे इसी क्वेश्चन के अंदर मैं अगर ये स्ट्रक्चर देता हूं या वर्ड लिख देता हूं, इसको बोलते हैं साइक्लोपेंट एन ऑन, साइक्लोपेंटेनॉन। यस, साइक्लोपेंटेनॉन गिव्स विच टाइप ऑफ रिएक्शन। मैं हर बार रिएक्टेंट बदल रहा हूं ताकि आपको परफेक्शन हो जाए रिएक्टेंट के अंदर। यस, अब कौन सी कैटेगरी राइट होगी बच्चों, जल्दी से सोचिए। अब आपको मैंने ऑलरेडी आइडिया दे रखा है भाई, साइक्लिक है लेकिन एरोमेटिक नहीं है, साइक्लिक है लेकिन एरोमेटिक नहीं है। इसका मतलब ये श्योर हो गया कि ये कैटेगरी नहीं है, क्योंकि इस कैटेगरी होने के लिए साइक्लिक के साथ वो एरोमेटिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? एरोमेटिक होना चाहिए। तो ये साइक्लिक है लेकिन एरोमेटिक नहीं, इसका मतलब ये ओपन चेन जैसा ही कंसीडर्ड होगा। और कार्बन और डबल बॉन्ड किसके बीच में प्रेजेंट है? कार्बन कार्बन में होता तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, कार्बन और अदर देन में है तो एडिशन, ये तो श्योर हो गया कि पाई बॉन्ड की वजह से एडिशन, तो एडिशन ऑप्शन राइट होगा। अब कौन सा एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक? तो अदर देन कार्बन के बीच में होंगे तो आंसर हमेशा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन राइट होगा। इसीलिए इस क्वेश्चन के अंदर आपका फिर से ऑप्शन राइट होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब यही क्वेश्चन बच्चों, और इसमें अगर जो ट्विस्ट, तो इतने सारे एमसीक्यूज आप खुद बिल्कुल एकदम दिमाग में क्रिएट कर सकते हैं कैटेगरी। अब देखो मैं फिर से कैटेगरी चेंज कर रहा हूं, एसीटोफेनॉन। याद करो बच्चों, बहुत ही फेमस कंपाउंड है और मैंने कई चैप्टर्स में आपको बार बार कहा है कि ये फिडलक्राफ्ट रिएक्शन से बनता है। एसीटोफेनॉन याद करिए जल्दी से, फटाफट दिमाग में स्ट्रक्चर को रिकॉल करिए बच्चों, फिर मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूं। यस स्टूडेंट्स, हरी अप। ऑप्शन फिर से अपन यही रखते हैं लेकिन ऑप्शन बदल जाएगा। पहले तो एसीटोफेनॉन को याद करिए डियर स्टूडेंट्स। एसीटोफेनॉन जो होता है वो बेंजीन और उसके साथ में CH3C डबल बॉन्ड। लेकिन इसमें स्टूडेंट्स ध्यान रखना है, बच्चे ये सोचते हैं कि पाई बॉन्ड आ गया इसीलिए एडिशन हो जाएगा। नो, इसके साथ में बेंजीन प्रेजेंट है और बेंजीन के ऊपर ये जेड ग्रुप माना जाएगा। कैसा माना जाएगा इसको? जेड का मतलब बेंजीन का डेरिवेटिव हो जाएगा स्टूडेंट्स, बेंजीन का। और जब बेंजीन का डेरिवेटिव हो जाएगा तो ऑर्थो, मेटा और पैरा, और वहां से क्या निकलेगा? H प्लस। तो H प्लस क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड आ गया, तो ये सिग्मा बॉन्ड H प्लस निकलेगा, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन सा होगा? और वैसे भी अपन ने कह दिया कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में सारी बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स होंगे। तो फट से अपना ऑप्शन देखिए वापस से, एसीटोफेनॉन। इसीलिए आपको स्ट्रक्चर भी रिकॉल होना चाहिए बच्चों। कई बार एग्जाम में अगर स्ट्रक्चर रिकॉल नहीं हुआ तो आप उस कैटेगरी को नहीं पहचान पाओगे। आप सिर्फ इसका नाम से एसीटोफेनॉन वर्ड आ गया, आपने ऑन को कीटोन मान लिया। कीटोन में तो इलेक्ट्रो न्यूक्लियोफिलिक, एरोमेटिक कीटोन तो नहीं दे सकता न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो एरोमेटिक कैटेगरी में आएगी। इसीलिए इसका ऑप्शन वापस क्या राइट होगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जेईई नीट के एमसीक्यू क्वेश्चन से बच्चों कि रिएक्टेंट बेस्ड क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं। और इससे पहले अपन ने जो हेलो एल्केन हेलोरिन्स में है उसमें देखेंगे तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कब होता है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में एक तो आपका एल्काइल हैलाइड, जितने भी हेलो एल्केन हेलोरिन्स अपन ने पढ़े, जितने भी आपकी एल्कोहल कैटेगरी होती है, जितनी भी आपकी अमाइंस कैटेगरी आएगी, जितनी भी आपकी ईथर कैटेगरी आएगी, ये सब जो कैटेगरीज आती है, कौन कौन सा? एल्काइल हैलाइड हुआ, आपका एल्कोहल पार्ट हुआ, अमाइंस हुआ, एल्कोक्सी ग्रुप्स हुआ, ये जितने भी होंगे ये सब न्यूक्लियोफाइल। तो सिग्मा, देखो सिग्मा बॉन्ड आ रहा है, सिग्मा बॉन्ड जब भी आ रहा तो हमेशा कौन सी रिएक्शन होगी? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होगी। और फिर बाद में माइनस आ रहा है, इसका मतलब ये सब क्या है? न्यूक्लियोफाइल है।
तो ये जिस भी रिएजेंट से रिएक्शन करेंगे तो रिएजेंट भी इनको वापस न्यूक्लियो, जैसे मान लीजिए सपोज RX को एक्वस KOH से करें तो OH आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए रिएजेंट से भी आपको न्यूक्लियोफाइल एक्सचेंज मिलेगा, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंदर आएगी। तो एक क्वेश्चन इसका भी अपन यहां बना देते हैं, हालांकि ये कार्बोनाइल क्वेश्चन इसका नहीं है लेकिन कैटेगरी है, तो अपन एक क्वेश्चन इसका भी देखो। इसका भी जो पॉसिबल क्वेश्चन है, कोई एग्जांपल आपको ऐसे दे सकते हैं और आपसे पूछेंगे आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, क्या लिख के दे देंगे बच्चों, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड गिव्स व्हिच टाइप ऑफ रिएक्शन। यस, अब आइसोप्रोपाइल क्लोराइड दे दिया, ध्यान से देखो, ये तो R होता है भाई, R 8R में से कोई भी हो सकता है R, और ये X हो गया, तो कौन सा बॉन्ड आया, सिग्मा, तो सिग्मा आते सब्स्टिट्यूशन तो श्योर हो गया, ठीक है। अब चूंकि एरोमेटिक नहीं है, सीधा ही देख लो, एरोमेटिक नहीं है तो दूसरी वाली कैटेगरी है, तो आंसर क्या राइट हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और वैसे भी वो न्यूक्लियोफाइल ही रिलीज करेगा, तो आंसर राइट हो जाएगा डी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो ये सबसे बड़ा पड़ाव है बच्चों ऑर्गेनिक का, जहां पे आपको ये पता होना ही चाहिए कि कौन सा कंपाउंड, जब तक कि कोई एक्सेप्शनल केस ना हो तो आपको हर कंपाउंड की कैटेगरी पता होनी चाहिए, और ये कैटेगरी हमेशा रिएक्टेंट बेस्ड होती है, और रिएक्टेंट हमेशा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरीज होती है। तो आपको फर्स्ट जो है वो देखते ही पता लग जाना चाहिए कि आपका कौन सी कंपाउंड जो है, रिएक्टेंट जो है, वो कौन सी कैटेगरी में आता है, और इसी बेसिस पे फिर आप ऑर्गेनिक रिएक्शंस को याद कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉसिबल एमसीक्यूज प्रिलिमिनरी जो कैटेगरी ऑफ रिएक्टेंट पे बेस्ड होते हैं, तो उसको आप मैंने आपको ट्रिक बताती कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो इस पूरे वीडियो को जब आप वापस जो वॉच करेंगे तो आपको इसमें बच्चों पता लग जाएगा कि आंसर कैसे देना है। तो कैटेगरी बेस्ड आप आंसर कैसे देंगे वो इसमें इस तरह से दिया जा सकता है। अब आप देखेंगे, अपन कह सकते हैं एक सिंगल सेंटेंस के अंदर बच्चों कह सकते हैं, जो अपने प्रीवियस वीडियो में भी कहा, ऑल एल्डिहाइड एंड कीटोन्स गिव्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ऑल एल्डिहाइड एंड कीटोन गिव्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये कैटेगरी पता लग गई अपन को, ऑल CHO एंड कीटोन एक्सेप्ट एरोमेटिक, ध्यान रखना है, एक्सेप्ट एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जाएगा, है ना, एक्सेप्ट एरोमेटिक, एरोमेटिक इस कैटेगरी में नहीं आएंगे, एक्सेप्ट एरोमेटिक गिव्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे अपन एक कॉमन वैसे अपन प्रीवियस वीडियो में पूरा मैंने आपको स्ट्रक्चर बेस्ड बता दिया, फिर भी आप इसमें R की वैल्यू या R वैल्यू नहीं भी लिखे तो सीधा खाली कार्बोनाइल का इसका मतलब एल्डिहाइड कीटोन दोनों हो सकते हैं। और इसकी रिएक्शन जब अपन किसी भी कंपोनेंट से करेंगे, जैसे कोई इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट होता है, उसके पास में इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों होंगे, और चूंकि हेटेरोलाइटिक फ्यूजन है तो पोलर सॉल्वेंट विद हीट होगा। जब भी हेटेरोलाइटिक फ्यूजन होगा तो पोलर सॉल्वेंट विद हीट होगा, और न्यूक्लियोफिल की नेगेटिविटी ज्यादा होती तो ये इलेक्ट्रोफाइल पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो न्यूक्लियोफाइल्स की तरफ जाएंगे। इसी तरह से बच्चों हमारे पास में C डबल बॉन्ड O है, और उस केस में पाई बॉन्ड जो होगा वो ब्रेक होगा, तो इसमें हमेशा ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसीलिए पाई के इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट होंगे, ठीक है। ये जनरल इलेक्ट्रोफाइल का लॉजिक है। तो आपके पास में आंसर जो आ गया वो CO, और इस पे आपका माइनस और कार्बन पे क्या आ जाएगा प्लस। तो ये रिएक्टेंट आपका इस तरह से पोलराइज्ड होगा। रिएक्टेंट पोलराइज्ड होने के बाद में अब आएगा अटैक की बारी। तो अटैक जो होता है वो कैटेगरी बेस्ड होता है, जैसे आपने कहा ना ये कौन सी कैटेगरी में आएंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। इसका मतलब रिएजेंट का, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल हमेशा रिएजेंट बनाता है, और हम जो चैप्टर्स लेते हैं वो रिएक्टेंट कंपोनेंट्स होता है। तो रिएजेंट का जो भी पार्ट उसी बेसिस पे इनकी कैटेगरी होती। जैसे आपने कहा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इसका मतलब ये हुआ कि उसका न्यूक्लियोफाइल पार्ट पहले अटैक करेगा, और न्यूक्लियोफाइल हमेशा नेगेटिव होता तो अपने से अपोजिट चार्ज पे जाएगा, और जो भी स्पीसीज पहले पहुंचती है रिएक्टेंट पे उसको अटैकिंग स्पीसीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अटैकिंग स्पीसीज, क्योंकि वो साइट डिसाइड करती है, वो इंटरमीडिएट डिसाइड करती है, इसीलिए उसको अटैकिंग स्पीसीज कहा जाता है,
ठीक है, तो ये पूछ सकते हैं इसके अंदर जो स्मॉल क्वेश्चन ये बन सकता है कि व्हाट डज मीन बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या व्हाट डज मीन बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस एडिशन। तो उसका जो वर्ड आ रहा वो पहले अटैक करेगा, वो एक्सचेंज करेगा, वो ऐड होगा। तो यहाँ एडिशन रिएक्शन है तो ऐड हो जाएगा। तो पहले आपका कौन ऐड होगा, तो नेम बेस्ड अपन ने कह दिया न्यूक्लियोफाइल पे। हाँ, ये क्वेश्चन रेज हो सकता है व्हाई इट फर्स्ट, वो अब देखते हैं इसमें। तो ये C डबल बॉन्ड O और O के H, तो आपका जो न्यूक्लियोफाइल है जो भी, वो कहां अटैच हो जाएगा, कार्बन से अटैच कर दीजिए NU। ऑक्सीजन पे चार्ज मेंटेन रहेगा। तो ये आपका जैसे ही इन दोनों में से कोई एक पार्ट अगर अटैच्ड हो जाता है तो वो इंटरमीडिएट क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करेगा, इंटरमीडिएट। तो ये बच्चों आपका इंटरमीडिएट क्रिएट हो जाएगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल में से कोई एक कंपोनेंट अगर अटैच्ड हो जाता है तो इसको इलेक्ट्रो या इंटरमीडिएट कैटेगरीज बोलते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज हो सकता है कि सर इसमें न्यूक्लियोफाइल ने पहले अटैक किया तो इंटरमीडिएट आया, अगर इसी का दूसरा पार्ट अपन सोचते कि सर इसमें अगर इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक कर देता, जो पाथ फिजिबल नहीं है लेकिन होता तो, ठीक है, क्या आंसर आता। ये क्वेश्चन एक बार बोर्ड में 2 मार्क्स में आया हुआ है कि इसमें रीजनिंग पूछी हुई है कि व्हाई न्यूक्लियोफाइल गोज फर्स्ट। तो अगर इलेक्ट्रोफाइल फर्स्ट करके देखे अपन, अगर ये पाथ करके देखें तो इसका मतलब क्या हुआ कि अटैक जो होगा, इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा, खुद कैसा पॉजिटिव होता है तो ऑक्सीजन के साथ में अटैच होगा। इसका मतलब कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज वो मेंटेन रहेगा। और देखो बच्चों, यहां पे जो कार्बन पॉजिटिव चार्ज आया है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। कैसा है, पॉजिटिव चार्ज कोई भी होगा वो कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा ना। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को स्टेबल रहने के दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो उस कार्बन के पास में हाइपर कंजुगेशन हो, क्या हो, हाइपर। अब स्टेबिलिटी, अब कोई भी कार्बन अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको स्टेबल रहना पड़ेगा, और स्टेबिलिटी के लिए जब तक कार्बन के पास में या तो हाइपर कंजुगेशन फैसिलिटी ना हो, कौन सी, हाइपर कंजुगेशन, और एक होता है रेजोनेंस। ये दो फैसिलिटी होती है जो कार्बन को स्टेबल कर सकती इन बिटवीन रिएक्शन। अगर ये नहीं हुई तो वो कार्बन उस पाथ पे जाने की रिस्क नहीं लेगा। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, आपने अगर इलेक्ट्रोफाइल को पहले अटैक करा दिया और आप कोशिश करो कि इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कैटेगरी में रख दें, तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें कार्बोकैटाइन जो होता है कार्बोनाइल ग्रुप का, वो अगर इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक कर गया तो ये स्पीसीज हाईली अनस्टेबल होगी। कैसी होगी, हाईली अनस्टेबल, क्योंकि इसके पास में इस वक्त ना तो रेजोनेंस है और नहीं, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन होने के लिए नॉन पोलर बॉन्ड रहना चाहिए। सारे बॉन्ड जो कार्बन कार्बन पॉजिटिव आपने देखा होगा, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन जब अपन करते हैं तो क्या कहते हैं कि इसमें जिस पे प्लस होता है उसके सराउंडेड कार्बन को अपन मानते हैं अल्फा, और अल्फा फिर शिफ्टिंग होती है इस तरह से, इसको बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन। रेजोनेंस आप जानते ही, बेंजीन कंटेंट हो, ठीक है, तो ये होता शिफ्ट, तो ये नॉन पोलैरिटी रहनी चाहिए। इसमें क्या, ऑक्सीजन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है, इस वजह से हाइपर कंजुगेशन परफॉर्म नहीं हो पाता इसके अंदर, तो दोनों ही एब्सेंट होंगे। ठीक है, तो हाईली अनस्टेबल होगी, तो ऐसी स्पीसीज जिंदा ही नहीं रहेगी, यानी कि बनेगी ही नहीं, तो इसीलिए ये पाथ फिजिबल नहीं है। क्या नहीं है, इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करता है। स्टूडेंट्स, कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल। तो दिस पाथ इज फिजिबल ओनली, तो न्यूक्लियोफाइल जिस पाथ में पहले अटैक करता है स्टूडेंट्स, वही पाथ फिजिबल है, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग में कार्बन का जो ऑक्टेट है वो न्यूक्लियोफाइल से कंप्लीट हो जाएगा, और ऑक्सीजन को ये प्रॉब्लम नहीं है कि ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, सिर्फ चार्ज है, तो अगले सेकंड में अपना चार्ज न्यूट्रल कर देगा, लेकिन उसको ऑक्टेट वाली प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, इसके बाद में जो सेकंड पार्ट ऐड होगा वो कौन, क्योंकि एडिशन रिएक्शन है तो दोनों पार्ट ऐड होंगे। अब आपका इलेक्ट्रोफाइल आराम से ऑक्सीजन के साथ ऐड हो सकता है, क्योंकि आपका कार्बन ऑलरेडी न्यूक्लियोफाइल की वजह से क्या हो गया बच्चों, स्टेबल हो गया है। तो इसीलिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के अंदर इसको अपन बोलते हैं एंड प्रोडक्ट, यानी कि हमको जो इसमें मिलेगा वो ये वाला पार्ट आपका एंड प्रोडक्ट मिलेगा डियर स्टूडेंट्स। तो ये पूरी रीजन विद मैकेनिज्म है, इस पे भी आपका एमसीक्यू क्वेश्चंस बन सकता है। व्हाई फर्स्ट अटैक है ना, न्यूक्लियोफाइल क्यों अटैक करता है, बिकॉज एनहांस द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन, सेंटर कार्बन क्या होगा, एनहांस। तो पहले अटैक क्यों किया, तो यहां पे रीजन लिख दीजिए स्टार बना के, एनहांस द स्टेबिलिटी ऑफ सेंटर कार्बन या कार्बोनाइल कार्बन, है ना।
तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारे पास में उस सेंटर कार्बन के पास में हाइपर कंजुगेशन रेजोनेंस दोनों ही फैसिलिटीज नहीं है, और इस वजह से उस कार्बन की स्टेबिलिटी नहीं होगी, और उस स्टेबिलिटी को बढ़ाना तो फिर उस कैटेगरी के अंदर आपको न्यूक्लियोफाइल को पहले अटैक कराना पड़ता है। तो ये स्टेटमेंट आ सकता है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग दिस। तो ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन इसके अंदर। दूसरा बात फिजिबल क्यों नहीं है, और पूरा कॉन्सेप्ट आएगा तो 2 मार्क्स का आएगा रिटन एग्जाम्स के अंदर, कि आपको पूरा पूछेंगे गिव द रीजन वी आर हैविंग 2 पार्ट, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, बट व्हाई बोथ आर नॉट फिजिबल, ओनली न्यूक्लियोफिलिक अटैक इज फिजिबल, सिर्फ यही क्यों फिजिबल है। तो उस केस में आपको ये बताना पूरी रीजनिंग जो मैंने बताई है, एब्सेंस ऑफ दिस इंटरव्यू, जो स्टेबिलिटी क्रिएट करते हैं वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ कार्बन ग्रुप की जो पॉजिटिव चार्ज है उसके पास दोनों ही फैसिलिटी नहीं है, ना हाइपर कंजुगेशन है ना रेजोनेंस है। ठीक है, तो ये आपके पास में बच्चों जो है वो पूरा कंप्लीट में। अब एक एग्जांपल इसके अंदर अपन देख लेते, एग्जांपल्स कौन सा होगा, लेट अस सी। यस बच्चों, अब अपन इसमें एक एग्जांपल ट्राई कर लेते हैं जो हमने आपको मैकेनिज्म बताया, जैसे एडिशन ऑफ, लिखिए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, एसीटोन, आप तीनों में करके देखिएगा। एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, इसके अंदर कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं बच्चों, और वो एग्जांपल जैसे अब अपन एग्जांपल सुटेबल एग्जांपल है, सम ऐसे लिख दो, सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल for nucleophilic substitution reaction, important example for nucleophilic substitution reaction। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के एग्जांपल, तो इसमें अपन एक ले एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। तो इसमें देखिए बच्चों, जैसे आपने एसीटोन, एसिटाल्डिहाइड कोई भी ले लीजिए, एक एग्जांपल है ना, आप इसके जगह ऑब्लिक में क्या ले सकते हैं, SCHO करके देख लीजिए, आप इसमें एसीटोन का एग्जांपल ले सकते, सबका कंसेप्ट वही रहेगा है ना, कोई भी एग्जांपल ले सकते। तो आपने मान लीजिए ये लिया, तो वही तरीका, क्या एडिशन कर रहे हैं, हाइड्रोजन साइनाइड है ना। देखिए बच्चों, हाइड्रोजन साइनाइड में नाइट्रोजन की नेगेटिविटी ज्यादा, तो इस पे माइनस आएगा, साइनाइड बनेगा न्यूक्लियोफाइल, और हाइड्रोजन क्या बनेगी, इलेक्ट्रोफाइल। और यहाँ पे बता दिया था मैंने पाई बॉन्ड है ना, तो ऑक्सीजन पे आएगा, और सॉल्वेंट कौन सा होना चाहिए, पोलर, क्योंकि हेटेरोलाइटिक फ्यूजन हो रहा है। तो ये आपका बना CH3CHO, ठीक है, माइनस, और ये आपका प्लस। अब अटैक किसका होगा, न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट अटैक होती है आपको इंटरमीडिएट स्पीसीज मिल जाएगी, CHO और ये Cl लग गया। ठीक है, ये आपकी इंटरमीडिएट बन गई, इस स्पीसीज को क्या बोलेंगे, क्योंकि अभी चार्ज है ऑक्सीजन पे, इंटरमीडिएट पे रिमेन क्या बचा, इलेक्ट्रोफाइल। अब इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे कौन है, H+, वो ऑक्सीजन पे ऐड कर दीजिए, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा CHOH, और इस पे आपका ये C, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट आ गया। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखो बच्चों, ध्यान दीजिए, देखो अगर एक ही कार्बन पे साइनाइड फंक्शनल ग्रुप भी हो और एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप भी हो, तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम बहुत फेमस है, साइनोहाइड्रीन। हाइड्रीन आपने देखा होगा एल्कोहल के लिए यूज होता है, किसके लिए, एल्कोहल के। तो साइनाइड और एल्कोहल ग्रुप अगर एक ही कार्बन पे रिप्रेजेंट करते हो तो इसको साइनोहाइड्रीन बोलते हैं बच्चों। तो इसीलिए एल्डिहाइड कीटोन के जितने भी HCl की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन से जो बनते हैं कंपाउंड्स, दैट कंपाउंड्स इज नोन एज साइनोहाइड्रीन। तो इन कंपाउंड्स को बच्चों अपन साइनोहाइड्रीन कंपाउंड्स बोलते हैं। IUPAC लिखेंगे तो देखो CN और OH दोनों ही मेन फंक्शनल ग्रुप है, प्रायोरिटी पे कौन आता है, साइनाइड। और साइनाइड कैसा, कार्बन कंटेंट, तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट होके 1 2 3 होगा। तो आंसर क्या, ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट जो बनेगा उसका प्रीफिक्स यूज हो जाएगा। तो आप क्या बनाओगे, 2 हाइड्रोक्सी, क्या बोलोगे इसको, 2 हाइड्रोक्सी, और ये आपका हो जाएगा प्रोपेन नाइट्राइल वर्ड। तो साइनाइड के लिए आप नाइट्राइल वर्ड इसके अंदर यूज कर लेंगे, ठीक है। तो ये प्रोपेन है। इस तरह से आप एल्डिहाइड लेंगे तो बस उसमें ये पार्ट हट जाएगा, जो फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे तो सीधा इतना ही रह जाएगा, CH2 हो जाएगा। और कीटोन लेंगे तो एक H की जगह और क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग यहाँ पे भी आइडिया लगा सकते हैं कौन कौन से कंपाउंड्स बनेंगे, क्लियर। तो इसी में देखो H लगा दो,
ये फॉर्मेल्डिहाइड का प्रोडक्ट हो जाएगा। यहीं पे H की जगह CH3 लगा दो तो ये आपका एसीटोन का, इसकी प्रैक्टिस करिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये सारे साइनोहाइड्रीन्स बनेंगे। IUPAC भी याद रखना, क्योंकि कई बार सीधा पूछ लेते हैं कि इसमें when acetaldehyde react with HCl the product A, what is the name of IUPAC of A, तो ये कंप्लीट मैकेनिज्म बेस्ड हो जाएगा। तो ये एक एग्जांपल हो गया, सिंथेसिस ऑफ साइनोहाइड्रीन इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। सॉरी बच्चों, इसमें ध्यान रखिएगा, यहाँ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वर्ड यूज करिएगा, एडिशन, क्योंकि अपने शुरू में ही कह दिया था एडिशन मैकेनिज्म है ये, क्योंकि इसमें न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों कंज्यूम हो रहे हैं, इसीलिए न्यूक्लियो, ये ध्यान रखना हेडिंग में न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस कर दीजिएगा। ओके, तो इस तरह से अपन इसको आगे कंटिन्यू करेंगे अदर एग्जांपल्स के साथ में बच्चों। तो इससे पढ़ते रहिए और साथ साथ में कॉम्पिटिशन्स की भी प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।